स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसका चैप्टर 4 हम पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर का नाम जो है हमारा द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हम इसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है, इसका मानक रूप क्या है। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे। द्विघात समीकरण यानी कि द्विघात समीकरण एक ऐसी समीकरण होती है जिसको हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखते हैं। वह समीकरण हमारी क्या कहलाती है? द्विघात समीकरण कहलाती है। यहाँ पर a, b और c जो है ये वास्तविक संख्याएं हैं। a, b, c क्या है? वास्तविक संख्याएं। और एक और चीज है इसमें कि यहाँ पर a जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी? हमें द्विघात समीकरण कहलाएगी। अब ये द्विघात समीकरण है तो अब हम इसके यहाँ पर देखेंगे मूल, कि इसके मूल क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी समीकरण क्या है, इसका मानक रूप क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारी द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो इस द्विघात समीकरण के अंदर चर राशि क्या है? x है। तो x का एक ऐसा मान रखें कि जिसके रखने पर इस पूरी समीकरण किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर। अगर हम यहाँ पर रखें x के स्थान पर अगर हम अल्फा रखें तो a α² प्लस b अल्फा प्लस c, और ये किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो यहाँ पर ये हमारा अल्फा जो है वो क्या है? एक मूल है। समीकरण का क्या है? एक मूल है। यह समीकरण का क्या कहलाता है? मूल कहलाता है। अब समीकरण का मूल हमें ज्ञात करना है, तो समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इस समीकरण को हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हमें कुछ विधियां यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। इसमें सबसे पहली विधि काम में लेते हैं हम गुणनखंड विधि। यहाँ पर हम इनका बस परिचय पढ़ रहे हैं, बाकी डिटेल्स में जब हम सवाल करेंगे तब वहाँ पर इनको देखेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे हमारी द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसको हल करने के लिए यानी कि इसके मूल ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम कि a का c से गुणा करते हैं, यानी कि x² के गुणांक का गुणा अचर पद से करते हैं। तो क्या प्राप्त होता है हमें? ac। और इस AC के ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो B आ जाए और गुणा करने पर AC प्राप्त हो। फिर उसको हम आगे हल करते हैं और दोनों को जो दो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उन दोनों गुणनखंडों को हम किसके? शून्य के बराबर में रखते हैं। वहां पर इसके x के हमें 2 मान प्राप्त होंगे जो कि इस समीकरण के क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। दूसरी विधि है इसकी द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से, या इसे श्रीधराचार्य नियम भी कहा जाता है। या श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहा जाता है। यह द्विघाती सूत्र जो है हमारा, वो द्विघाती सूत्र होता है हमारा। ये जो समीकरण है इसका मानक रूप इसको बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? द्विघाती समीकरण का मानक रूप है। तो इसमें x बराबर हो जाएगा हमारा -b प्लस माइनस करने के अंदर आ जाएगा b² माइनस 4ac, और इस सब के बटे में आता है हमारा 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग करके हम क्या करेंगे? इसमें x के मान प्राप्त करेंगे जो कि हमारी समीकरण के मूल होंगे। इसके बाद में इसका एक और मेथड जो है हम वो उपयोग में लेंगे यहाँ पर। वो तीसरा नंबर है हमारा पूर्ण वर्ग बनाकर। पूर्ण वर्ग बनाकर भी इसको हम हल करेंगे। हल करने की पहली विधि पढ़ी हमने गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघाती सूत्र से, और तीसरा बनेंगे हम पूर्ण वर्ग बनाकर। यहाँ पर इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे हम, इसका आगे जो सवाल करेंगे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ इसमें 2 सर्वसमीका याद रखनी है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बराबर है ए स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली समीकरण जो है सर्वसमीका वो है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये दोनों सर्वसमीकाएँ हमें याद रखनी है इसमें। बाकी अब इसके बाद में जब हम इसके मूल ज्ञात करेंगे तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी वह ज्ञात करने के लिए हमें पहले विविक्तिकर पढ़ना पड़ेगा। अब विविक्तिकर क्या है, तो यहाँ पर हमने एक ये जो सूत्र पढ़ा है इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो चीज़ है इसको पढ़ेंगे हम आगे। इसमें देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर विविक्तिकर। इसके मूलों की प्रकृति पढ़ने के लिए हमें पहले विविक्तिकर पढ़ना जरूरी है कि विविक्तिकर क्या है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे तो इसको जो है यहाँ पर डी से व्यक्त किया जाता है। डी विविक्तिकर को डी से व्यक्त किया जाता है और डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो अभी हमने सूत्र पढ़ा था द्विघाती सूत्र, उसमें करने के अंदर यही संख्या थी। तो इस डी की प्रकृति हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये डी जो है इसकी तुलना जीरो से करेंगे, जीरो से इसकी तुलना करेंगे तो हमें वहां पर पता चलेगा कि ये इस प्रकार के इसके मूलों का अस्तित्व होगा। यानी कि ये डी जो है ये अगर बड़ा होता है हमारा जीरो से, यानी कि कंडीशन यहाँ पर बनती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा है किससे, जीरो से। ये दोनों एक ही कंडीशन है, डी बड़ा है जीरो से, मतलब डी के स्थान पर क्या लिख दिया हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल जो है वो वास्तविक होंगे। और जब मूल वास्तविक होते हैं तो वो क्या होंगे, भिन्न भिन्न, यानी कि इसके यहां पर x के दो मान निकलेंगे और दोनों मान अलग अलग आएंगे। तो मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। तो जब मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे तो इसको फिर हम श्रीधराचार्य सूत्र से या गुणनखंड विधि से या फिर पूर्ण वर्ग बनाकर इसको आगे हल करेंगे और x के दो मान हम प्राप्त करेंगे। ये हमारी पहली कंडीशन थी। अगर दूसरी कंडीशन होती है कि अगर d जो है वो बराबर होता है किसके, जीरो के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होता है, जीरो के। ऐसी स्थिति में क्या होते हैं, ऐसी स्थिति में भी मूल वास्तविक होंगे, यानी कि मूलों की कोई प्रकृति जो है वो क्या होगी, वास्तविक होगी, यानी कि मूल वास्तविक होंगे। अब मूल वास्तविक होंगे तो यहां पर जो है ये अगर जीरो के बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac तो मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे, एक समान होंगे। या फिर मूल वास्तविक और बराबर होंगे। यहां पर हम तीसरी कंडीशन पढ़ेंगे इसमें कि d जो है, यहां पर d बड़ा था जीरो से, d बराबर है जीरो के। अब अगर हम देखें कि d जो है वो छोटा हो जीरो से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर छोटा होगा किससे, जीरो से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होंगे कि मूल जो है वो काल्पनिक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक या काल्पनिक, मूल अवास्तविक या फिर काल्पनिक। ऐसी स्थिति में हम द्विघात समीकरण को आगे हल नहीं करेंगे और इसमें x के मान हम नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां पर हमें ये तीन कंडीशन याद रखना जरूरी है। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है और ये तीसरी कंडीशन ये है। यहां पर मैंने आपको दोनों चीज लिख दी कि d बड़ा है जीरो से, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है जीरो से, या फिर d बराबर है जीरो के, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है जीरो के, या d छोटा है जीरो से, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है जीरो से। ये तीनों कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। या फिर अगर एक चीज और है इसमें, चौथी कंडीशन, जो कि सिर्फ आपको याद रखनी है, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि अगर d जो है
वो पूर्ण वर्ग है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ए बी सी जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। है ना। तो हमें जो मूल जो प्राप्त होंगे वो मूल भी क्या होंगे, मूल क्या होंगे, परिमेय होंगे। यानी कि चौथी कंडीशन, ये तीन कंडीशन तो आपको याद रखनी है समीकरण को हल करने के लिए। और यहां पर अगर आपको डी जो है यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हल करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अगर आपको प्राप्त होती है तो हम जो मूल जो हमें प्राप्त होंगे वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। शर्त यहाँ पर एक और क्या है कि ये ए बी सी जो है ये भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो जो मूल हमें प्राप्त होंगे वो भी क्या होंगे, परिमेय ही प्राप्त होंगे। एक बार और आप इनको पढ़ें और बार बार इस वीडियो को देखें तो आप जो है ये तीनों कंडीशंस आसानी से आप याद कर लोगे। इसके बाद में ही हम इसके आगे के सवाल हल करेंगे। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले आप इसका एक दो बार रिवीजन कर लें और इसका स्क्रीनशॉट लें।